हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो आज से हम अपने जो है HP टेट नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए जो मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम कंबाइन जो है वो मॉक टेस्ट करने वाले हैं। किसका? PCM, मतलब ये नॉन मेडिकल के लिए पूरा तरह से क्या है, मॉक टेस्ट है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का। ठीक है, बाकी मेडिकल वाले केमिस्ट्री देख सकते हैं इसमें, और बाकी JBT वाले मैथ्स के लिए इसको देख सकते हैं इस PDF को। ठीक है, सबसे पहले मैं केमिस्ट्री करवाऊंगी, उसके बाद फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, फिजिक्स के, देन एट लास्ट में आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हमने बहुत सारा सिलेबस जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करा हुआ है। इनकेस आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप चैनल पे विजिट करके जो भी प्लेलिस्ट बनी है उन पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैं इसका जो PDF है, ये जो मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया है, वो मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का किस नाम से, क्यूपन एजुकेशन के नाम से ही है आपका। ठीक है, वो बनाया हुआ है, उसमें जाके आप विजिट कीजिएगा एक बार, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, क्योंकि अब तो बहुत ही कम टाइम रह गया आपके पेपर में, तो आप क्या करेंगे कि पहले उस PDF को लेके वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा वीडियो सोल्यूशंस आप देख सकते हो कि क्या क्या आपने गलतियां करी है, कौन से क्वेश्चंस में आपकी अप्रोच गलत की है, कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपको अलग से रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ आपको। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इज, कि जो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था वो कौन सा है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो पहले क्या होती थी हमारे पास, कि ऐसे कंपाउंड जो नेचुरली नेचर से एग्जिस्ट होते हैं, बट द टाइम जो है वो डेफिनेशन चेंज होती गई। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको लैब में भी प्रिपेयर करा गया। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर किया गया वो है यूरिया। कौन सा है आपका? यूरिया। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन पेंटाकार्बोनिल फेरेट में बोल सकते हैं कि इसमें जो आपके पास है आयरन का आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हो। जिसका फाइंड आउट करना है उसको X मान लो, बाकी क्या लगे हुए हैं 5 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0। तो अगर इसकी 0 इक्वल टू में कोई चार्ज तो नहीं है 0, तो यहाँ पे जो मेटल है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, इम्पॉर्टेंट है। या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेश्चन जो ऑक्सीजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपके पास। ठीक है, कैसी? ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन हमारी -2, ज़्यादातर -2 भी शो करता है, बट कई केसेस में -1 +2 +2 +2 सिर्फ और सिर्फ ये जब हमारे पास ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताओ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑप्शन नंबर ए में उन्होंने -2 दे रखा होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वो खुद से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है। तो इसकी नेगेटिव में जाएगी, इसकी पॉजिटिव में जाती है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के जो क्वेश्चन है वो एक्सेप्शंस के ऊपर ही आते हैं। तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक करवाया हुआ है, विजिट करके देखिएगा चैनल में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपना क्वेश्चन पे। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलेट इज मोस्ट टॉक्सिक, इनमें से कौन सा सबसे अधिक विषैला होता है, टॉक्सिक है? तो वो है सूट पार्टिकल। ठीक है, कौन सा है? सूट पार्टिकल। राइट, ये आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट यूज फॉर द वल्केनाइजेशन ऑफ अ रबड़। तो रबड़ की जब वल्केनाइजेशन करते हैं वहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज होता है? तो पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़? तो जो रबड़ होती है ना, रबड़ जो है एक नेचुरल, उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, किससे? आइसोप्रीन। रबड़ का जो मोनोमर यूनिट है वो कौन सी? आइसोप्रीन। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि रबड़ की मोनोमर यूनिट कौन सी है? आइसोप्रीन। तो जब आइसोप्रीन कंबाइन करते हैं तो हमारी रबड़ बनती है। तो ये जो रबड़ होती है बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? सॉफ्ट। ठीक है, रबड़ क्या होती है? सॉफ्ट। तो इसको ना हार्ड बनाने के लिए, क्योंकि टायर में यूज़ होनी है, तो टायर को तो
क्या होना चाहिए, हार्ड। तो सॉफ्ट से हार्ड बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो उसमें क्या है, रबर के साथ सल्फर जो हमारा एलिमेंट है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके हमारी जो रबर है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में हम सल्फर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास BOD इज मेजर ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो किसके लिए यूज़ होती है हमारे पास, तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारे पास, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि ये जो एक मेथड होता है वाटर कितना पॉल्यूट हुआ है हमारे पास उसके लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो वाटर में कितने ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है हमारे पास, ठीक है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो ऑप्शन नंबर ए, जल में कार्बनिक प्रदूषणों को देखने के लिए इसको यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। तो जो ये रिएक्शन है किसकी एग्जाम्पल है, देखो सबसे पहले हमें ये लगता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन था इसके साथ, तो इसके साथ जाके ऑक्सीजन लग गया तो डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ये। बट अगर यहाँ रिडॉक्स नहीं होता ना तब तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देते, बट यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो इसकी रिडक्शन होगी। अब ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था, इसके साथ ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, इसने गेन कर लिया, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, इसीलिए रिएक्शन कैसी हुई हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर रिडॉक्स नहीं होती फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते थे, पर जब रिडॉक्स लिखा हुआ है तो रिडॉक्स इसका राइट आंसर होगा। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने बनाई हुई है मतलब कि वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको वीडियो का, वहाँ से आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लाउड फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू द प्रोसेस डैश। कि जो हमारे पास क्लाउड बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, वो प्रोसेस किसकी वजह से होते हैं, तो वो क्लाउड जो है वो हम बोल सकते हैं कि वाटर वेपर्स हैं जो वो कंडेंस करते हैं। क्या करते हैं वाटर वेपर, कंडेंस, तो कंडेंसेशन क्या है यहाँ पे राइट आंसर, कंडेंसेशन। नेक्स्ट है कंपोस्ट फर्टिलाइजर मेक्स सॉइल। तो कंपोस्ट फर्टिलाइजर क्या होगे, जो हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं लाइक मैन्यूर, ठीक है। मेक्स द सॉइल, वो सॉइल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैन्यूर हम कब डालते हैं, जब हमारी जो सॉइल है ना वो एसिडिक होती है। कैसी होती है सॉइल हमारी, एसिडिक। तो विच मीन्स कि जो मैन्यूर है वो कौन सा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का, ठीक है। तो वो सॉलिड को हमारी सॉइल को कैसा बनाता है, बेसिक, अल्केनाइन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथ डीके या टीथ डीके स्टार्ट्स एज अ पीएच वैल्यू ऑफ माउथ। जब हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू वो लेस देन 5.5 होती है, राइट, लेस देन, इस तरफ लेस देन 5.5, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो इक्वल टू 5.5 हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा, लेस देन 5.5 ये आया 5.2। तो इससे जब हमारा नीचे पीएच जाता है तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो मतलब कि जैसे पीरियोडिक टेबल नॉर्मल सा बनाऊं मैं, ऐसे करके होता है इस तरफ, ये तो हम ऐसे चल रहे हैं, तो इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, तो अलोंग द पीरियड जो साइज है वो डिक्रीज करता है। तो अगर साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इंक्रीजेज, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और ट्रेंड्स वहाँ पे हमने डिटेल में चीज़ें देखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डैश इज डैश। तो यहाँ पे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई है थ्योरी लेक्चर तो उनको पता होगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टैमरीन कंटेन्स। तो टैमरीन जो है हमारी, टैमरीन मतलब कि इमली, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो उसमें हमारे पास टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं? जब हमारे जो स्टमक है उसमें एसिड का अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। स्टमक में क्या हो गया, स्टमक में एसिड जो है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है, एसिड इंक्रीज कर गया, तो हमें क्या ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो एसिड के इफेक्ट को नलीफाई करे, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा एंटासिड ही होगा, एसिड से एंटी हो गया जो एंटासिड। तो है तो ये सारे ही बेसिक, मतलब जो बेसिक नेचर का हो, पर एक्चुअल में जो एंटासिड होता है वो होता है हमारे पास मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड एंड द मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द डिजीज इज कोज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। तो जॉन्डिस है हमारे पास, पीलिया वो तो नहीं होता है हमारे पास, मलेरिया भी ये तो मच्छर से होने वाला है, टाइफाइड भी नहीं होता है हमारे पास, किससे, एयर पोल्यूशन से। तो एयर पोल्यूशन से होने वाली जो डिजीज है वो है ब्रोंचिस, ठीक है, जो हमारे पास हमारे जो गिल से रिलेटेड होती है वो डिजीज होती है एक तरह से, राइट। नेक्स्ट है डैश इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, ठीक है, अगर कोई पूछे एटम में सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है, तो एटम में सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पे रिवॉल्व क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है कम तभी वो मूव कर पाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए वो एक ही जगह कांस्टेंट रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है कम होता है इसलिए वो मूव करता है। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नहीं होगा, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। अल्फा पार्टिकल इज हैवियर पार्टिकल, ये भी काफ़ी बड़ा, और जो बीटा पार्टिकल है ना इसका मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन से तो कम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, बट इन तीनों से कम होता है, इसीलिए राइट आंसर है हमारे पास बीटा पार्टिकल। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो एटम है उसमें बताओ कि लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है, लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो वो तो हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल्स इन वाटर at 0 degree Celsius have dash energy as compared to particle in ice at the same temperature, ठीक है। तो पार्टिकल है वाटर में, तो वाटर में जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पार्टिकल है और आइस में भी 0 डिग्री पर, बट वो क्या है, वो आइस बन चुके हैं ना एक तरह से, वो वाटर में लिक्विड में पार्टिकल, तो वो मूव कर रहे हैं, तो अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम तो नहीं होगी, उनकी जो एनर्जी होगी वो इससे ग्रेटर होगी, मोर होगी, मोर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय विच ऑफ द मेथड। तो जो टेम्पररी हार्डनेस है वाटर की वो किस मेथड से रिमूव की जाती है, तो वो हमारे पास क्लार्क्स मेथड, ठीक है। बाकी जो ये मेथड है ये हमारे पास परमानेंट जो हार्डनेस है उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो वाटर की जो टेम्पररी हार्डनेस है ना वो किस वजह से होती है। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार डिस्कस करा है, अगर आपको नहीं पता चलता तब भी आप कमेंट करना तो मैं आपको बता दूंगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्साइड ऑफ ए नाइट्रोजन गैस इज कलर्ड गैस, मतलब वो कौन सी नाइट्रोजन की ऑक्साइड है जिसके जो वेपर्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट वाला क्वेश्चन है ना कि जब उसको ट्रीट करवाते हैं तो एक ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, वो किस कलर की वजह से, किस गैस की वजह से, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है पोटाशियम मैग्नीशियम एंड जिंक रिएक्ट विद, तो ये पोटाशियम है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। पोटाशियम है हमारे पास, उसके बाद मैग्नीशियम है ये भी रिएक्टिव है, केदारनाथ कमाली आलू ज़रा, तो जिंक तो है वो हमारे पास क्या है एक तरह से हम बोल सकते हैं मीडिएटर्स ही है, ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है हमारे पास। तो अगर इसको हमें ट्रीट करवाना है ये तीनों जो, क्योंकि ये तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये तो कोल्ड वाटर के साथ भी ट्रीट कर जाएंगे, बट ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो इसको हॉट वाटर की ज़रूरत होगी, ये तो हर किसी के साथ है क्योंकि तीनों का पूछा हुआ है तो इसका राइट आंसर हॉट वाटर जाता है। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटाशियम सोडियम मैग्नीशियम होता तो हम कोल्ड वाटर करते, बट यहाँ पे साथ में उसने जिंक भी दे दिया है, तो जिंक की वजह से जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारे पास हॉट वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज स्टोर्ड इन द कोल्ड वाटर, तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किसको हम कोल्ड वाटर में स्टोर करके रखते हैं।
नेक्स्ट है वोल्ट प्रूफ अलॉय स्टील कंटेन्स। तो ये अलॉय वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है वहाँ पे हमने डिटेल में इनको डिस्कस करा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो उनको, ठीक है। क्या कर सकते हो, देख सकते हो। हर एक बहुत सारे हमने जो अपना वो करा हुआ है मेटल एंड नॉन मेटल, वहाँ पे बहुत सारे हमने अलग अलग वो डिस्कस करे हैं कि किसमें कौन सा मेटल अलॉय में होता है, वो देख सकते। बुल्ट प्रूफ का जो अलॉय होता है उसमें जिरकोनियम होती है हमारे पास, ठीक है। बुल्ट प्रूफ अलॉय स्टील जो है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जिरकोनियम, ZR, डी ब्लॉक एलिमेंट है, मेटल है हमारी, जिरकोनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें क्या होता है उसका फॉर्मूला, CaOCl2। तो ये हुआ, तो ये देखते हैं कहाँ पे, ये तो यहाँ O2 बन रहा है, यहाँ तो कुछ और ही बन रहा है, यहाँ देखो CaOCl2, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पेयर शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करती है। अब जैसे ये NaCl है, यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस तभी करेगा अगर ये सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमें पता क्या है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है ना, यहाँ आयरन आएगा, फीके पकाता है, क्यों आज, क्यों हरी आज आए, ऐसे करके। तो ये तो बहुत नीचे आ रहा, तो ये तो नहीं करेगा शो। मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन इन एल्यूमिनियम, केदारनाथ का माली आलू, ये भी एल्यूमिनियम से लीस्ट रिएक्टिव, नीचे चली गई, तो ये भी नहीं। FeSO4 सोल्यूशन सिल्वर, तो नीचे, तो ये भी नहीं। AgNO3 सोल्यूशन कॉपर, तो कॉपर यहाँ है, सिल्वर यहाँ, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर हमारे पास क्या है, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन शो करेगा, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड अ कॉपर मेटल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे राइट आंसर आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेट इन एन एटम इन विच द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। तो अगर हमें फाइंड आउट करने हो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। कितने हैं, 2n²। तो यहाँ पे n मतलब उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू कितनी है 4। तो 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 32। तो यहाँ पे क्या आएगा 32। तो मैक्सिमम तो वो 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है, बट यहाँ पे 32 ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आपका मतलब कि इसमें ग्रेस मार्क मिले थे, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 32, राइट। क्या जाएगा आपका आंसर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू। तो किसी का भी 1 मोल या तो उसके मोलर मास के इक्वल होता है या फिर एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो एवोगाड्रो नंबर तो यहाँ पे भी है, एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे भी है। अब ऑक्सीजन गैस कौन सी होती है, O2। तो O2 क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल। अगर मास की बात करें तो इसका मास तो 32 ग्राम है, क्योंकि एक का 16, दो का 32, यहाँ 16 है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ, यहाँ पे एटम, तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। देखो इजी सा क्वेश्चन था, इसमें आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का इजी क्वेश्चन आया हुआ था, बट अब जो है वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो कैसा है, तो मोल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा है डिटेल में, वहाँ पे जाके आप विजिट कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका यूरोट्रोपिन वाला, इसमें क्या है, इसमें कि अगर तो आपने ये पढ़ा होगा तब आप आंसर कर दोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब इजी ही है, बट अगर आपने पढ़ा होगा तभी आंसर कर पाओगे। इसका फॉर्मूला होता है C6H12N4, ठीक है, C6H12 यानी कि CH2, अगर मैं 6 बाहर लिख दूं, N क्या है 4, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 N है, यही बचा CH2 6N4, ऑप्शन नंबर यूरोट्रोपाइन, ठीक है। क्या है हमारे पास, यूरोट्रोपाइन,
ये अगर आपने पढ़ा होगा तब आप आंसर कर दोगे, अदरवाइज तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो उसको यूरोट्रोपाइन बोलते हैं और ये एक तरह से पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है हमारे पास, ठीक है, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नाउ है कैसिटराइट इज एन ओर ऑफ, कैसिटराइट इज एन ओर ऑफ, देखो फिर से और का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो ये और वाला पार्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, तो इसको आपने डिटेल में चेक करना है। तो ये मैंने मेटल एंड नॉन मेटल जहाँ पे सीरीज बनाई हुई है वहाँ पे आपको बताया था। नाउ द कैसिटराइट इज एन ओर ऑफ टिन, टिन का और होता है ये टिन, ठीक है, टिन का फॉर्मूला होता है SN, टिन, ये टिन लैंग्वेज से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 3D अटोमिक ऑर्बिटल हैज डैश नोड। तो नोड का हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने करा हुआ है, तो नोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास रेडियल जो नोड है उसका फॉर्मूला होता है n माइनस में l माइनस में 1, और जो एंगुलर नोड है उसका फॉर्मूला तो सिंपल l होता है। तो ये 3D है तो d है, d में l की वैल्यू कितनी होती है 2, क्वांटम नंबर से 2, तो एंगुलर नोड तो इसमें 2 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 एंगुलर नोड, ये नहीं होगा, नो नोड ये तो नहीं है, 2 एंगुलर नोड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 रेडियल नोड लिखा हुआ, देखो 2 एंगुलर नोड आ गए, यही बनता है इसका आंसर। रेडियल नोड क्या होंगे n माइनस में l, n 3 है, l 2 है, माइनस में 3, 3 माइनस में 3 0, तो ये इसका 0 रेडियल नोड है, एंगुलर नोड 2 है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की जो एक्सट्रैक्शन है वहाँ पे जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है हमारे पास लीचिंग, ठीक है, कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है, लीचिंग। तो ये केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन्स हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो कौन से जो हैलोजन है उसकी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है, जिसका साइज छोटा वहाँ पे प्रॉपर बॉन्ड बनता है, मतलब ऐसे होता है ना F2Cl2 Br2 I2, नीचे को तो साइज बड़ा बन रहा है तो इनके तो बॉन्ड इतने ज़्यादा प्रॉपर नहीं होंगे, बट यहाँ पे ना एक्सेप्शन है क्योंकि इनका साइज जो फ्लोरीन है ना उसका साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से रिपल्शन होती है, तो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना कि क्लोरीन में होता है। तो Cl2 का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू F2, फिर उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसको ब्रेक करने के लिए भी तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो इसीलिए कौन सा आंसर हुआ यहाँ पे Cl2, ठीक है। तो ये थे आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने फिजिक्स सेक्शन पे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये वेव्स का क्वेश्चन आया हुआ, वाटर वेव्स आर, तो जो हमारे पास वाटर वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूनल है, ट्रांसवर्स है, या कॉम्बिनेशन है या नाइदर। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स एंड द लॉन्गिट्यूनल वेव्स, ठीक है, दोनों का ही क्या है ये एक तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन है। वॉट आर, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया है, तो आप ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका क्या आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है। रेजिस्टेंस का मैंने बताया हुआ S फॉर सीरीज, S फॉर सिंपल, तो सीरीज वाले सिंपली ऐड हो जाते हैं, पैरेलल वाले रेसिप्रोकल में। तो 1/2 प्लस में 1/2, हाफ इंटू में हाफ क्या आएगा 1, तो ये बन गया हमारा सीरीज में, और इधर भी सीरीज में, इसका 1 इसका 3, सीरीज में है तो दोनों को सिंपली प्लस कर देंगे, 1 + 3 क्या आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, ठीक है, जो हमारे पास नोड होती है उसमें डिस्टेंस बताना है हमको, तो ये है हमारे पास λ/2, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो λ/2 है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब, फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इज, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को बेस्ट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर सी इज सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नीडेड टू पिक अप योर स्कूल बैग, तो स्कूल बैग को पिकअप करने के लिए आपको कौन सी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो है मस्कुलर फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारे पास 2 बॉडीज के बीच में लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास 2 चार्जेस के बीच में लगती है, मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास 2 पोल्स के बीच में लगती है। तो यहाँ पे तो हमारे मसल्स पे फोर्स पड़ती है ना, हमने शोल्डर पे उठाना होता है ना बैग, तो इट इज अ मस्कुलर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंगल ऑफ ए डेविएशन फॉर प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर। तो ये हमने प्रिज्म में जहाँ लाइट चैप्टर था वहाँ करा था। तो ऐसे करके लाइट ऐसे जाती है ऐसे, तो कलर कैसे ऐसे डेविएट करते हैं 7 के 7 कलर। तो यहाँ पे ऐसे सबसे ज़्यादा कौन करता है, वायलेट विबग्योर। तो अगर सबसे ज़्यादा ये करता है ना, तो एंगल ऑफ इसका ही डेविएशन मिनिमम होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेविएट कर रहा है। तो मिनिमम पूछा हुआ है, ग्रेटेस्ट, तो क्या होगा यहाँ पे, वॉयलेट कलर। देखो अब जो क्वेश्चन है ना, इनको ध्यान से करना, बहुत इजी से क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, बट हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हो, मैन ऑफ ए हाइट 1.6 मीटर wishes to see his full image in a plane mirror, so the minimum height of the mirror needed to the purpose is, कि आपको एक मैन है ना, जो उसकी हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर। ठीक है, अब वो मिरर में देख रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मिरर में देख रहा है। तो यहाँ पे लेट्स से मिरर लगा हुआ है, यहाँ देख रहा है, तो उसको अपनी फुल की फुल इमेज देखनी है। तो उसको कितनी मिरर की हाइट लेनी पड़ेगी, तो जितनी उसकी खुद की हाइट है ना, उससे हाफ, अगर उससे हाफ हम कर दे तो वो कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर। तो उसको फुल इमेज दिखेगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपली जस्ट आपने उसको हाफ करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन अ लेंथ ओके इज प्लेस एज अ डिस्टेंस ऑफ ए 20 सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर। तो देखो कन्वेक्स मिरर ऐसे बनता है हमारा, ऐसे ऐसे, जिसका बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, कितनी दूर पड़ा हुआ है, 20 सेंटीमीटर, यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है। और बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, मतलब 30 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, 30। तो हमें निकालना है इमेज इज फॉर्म्ड एट, कितनी दूर बनी और कैसी बनी है हमारे पास इमेज। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि दो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सेम ही है। अब हम देखते हैं कि आंसर क्या बनता है हमारे पास, ये आता है या दोनों में से कोई भी एक। तो इसमें ना रिलेशन है हमारा मिरर फॉर्मूला, अगर आपको पता हो मिरर फॉर्मूला आता है 1/f इज इक्वल टू में 1/u प्लस में 1/v। एफ क्या होती है, जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, उसका हाफ अगर हम कर दे, क्योंकि हमारे पास रिलेशन होता है कि f इज इक्वल टू r/2। तो r कितनी दे रखी है, 30, तो f कितनी आएगी, 15। अब ये बताओ f जो अब पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। इसके कर्वेचर को अगर हम इधर को ड्रॉ करेंगे तो इसकी f ना इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, तो रे ऑफ लाइट भी ऐसे चल रही है, ये भी ऐसे चल रहा है, तो f पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद u कितना दे रखा है उसने, 20 सेंटीमीटर। अब u इस तरफ है तो u होगा नेगेटिव, माइनस में 20 प्लस में 1/v। तो v निकालना है हमें, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, मतलब बीच में प्लस आ जाएगा। 15 और 20 का अगर हम वो करते हैं एलसीएम तो आएगा 60। ठीक है, ये आएगा 4 पे, और ये कितना आएगा हमारे पास 63 पे। तो 4/3 कितना हो गया, प्लस में 7/60। तो इसको सोल्व करेंगे आएगा 60/7। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 7 1 7, 7 8 so 56, 8 पॉइंट में समथिंग आएगा हमारे पास। तो ये रहा 8 पॉइंट में 57, ये तो है, पर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, जो इसमें जो बनती है ना वो हमारे पास इमेज, अगर हम इमेज की बात करें ना, इमेज यहाँ बनती है बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनती है इमेज इसमें, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज बनती है तो बिहाइंड द मिरर। तो ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये गलत डल गया था, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर आना चाहिए, तो इसमें भी बच्चों को ग्रेस मार्क मिले थे। वैल्यू तो इतनी हुई है, बट वो बिहाइंड द मिरर होगी हमारे पास, इसीलिए फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया। बट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सोलर सिस्टम के ऊपर ना मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये हैंड रिटन नोट्स के साथ, इवन मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी करे हुए हैं अपने हैंड रिटन नोट्स, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो सोलर सिस्टम है ना हमारे पास, तो ये जो सोलर सिस्टम है उसका पार्ट कौन सा नहीं है, देखो सैटेलाइट तो है, सैटेलाइट मून हमारी सैटेलाइट है, तो वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स वही होते हैं जो हमारे प्लेनेट से बहुत टाइम पहले छोटे छोटे पार्ट्स जो डिस्कवर हुए, तो वो भी है इसका पार्ट। कमेट क्या है, जो भी रॉक्स वगैरह होती है प्लेनेट्स को छोड़ के, तो ये तीनों तो हमारी सोलर सिस्टम का पार्ट है। बट अगर हम बात करें कॉन्स्टेलेशन, तो कॉन्स्टेलेशन क्या होती है, इट इज़ अ ग्रुप्स ऑफ स्टार। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ स्टार मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं ग्रुप्स का। ठीक है, जैसे ऐसे बना दिया, हम रात को देखते हैं ना कि ये वाले जो स्टार है मिलके ये बना रहे हैं ये बना रहे हैं, तो वो होती है कॉन्स्टेलेशन। तो ये हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है।
ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पर्सन x एंड y टेक्स 10 hours एंड y 12 hours रिस्पेक्टिवली टू ट्रेवल फ्रॉम बेंगलोर टू हैदराबाद, देन देखो डिस्टेंस तो दोनों का ही सेम है, ए का टाइम 12 है, ए का टाइम 12 है और बी का टाइम ए का टाइम 10 है और बी का टाइम 12 है। तो अगर टाइम कम है तो वेलोसिटी हमारी जो स्पीड है वो क्या होगी, ज़्यादा, है ना, मतलब ऐसे कम, हम जो है वो कम डिस्टेंस में ज़्यादा जो डिस्टेंस है, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हमारी स्पीड ज़्यादा है, यही मतलब हुआ उसका। तो यानी कि ए की स्पीड ज़्यादा होगी हमारे पास, कि ए का 10 दे रखा है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नो इक्वल तो नहीं है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज लेस भी नहीं है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन वाई होगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट कर रही है, एंगुलर स्पीड ऑफ ए सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। सेकंड हैंड मतलब जो हमारी मिनट हैंड होती है उसको उन्होंने बोला है कि उसकी कैलकुलेट करनी है एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड ना हमारे पास एंगल अपॉन में टाइम के इक्वल होती है, ठीक है, एंगल अपॉन में टाइम। तो ये जो हमारे पास एंगल आता है ना, देखो मिनट हैंड की बात करें ना हम, ये रहा हमारा मिनट हैंड, यहाँ से चलेगा मतलब तो कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, यहाँ से चल के यहाँ 1 रेवोल्यूशन तो उसने पूरा कर लिया है, तो कंप्लीट। तो एंगल की अगर हम बात करें, एंगल आ गया हमारे पास 2 पाई, नीचे आएगा टाइम, तो टाइम आएगा सेकेंड। तो 1 मिनट में हमारे पास, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, तो सेकेंड कितने होते हैं अगर हम बात करें, सेकेंड हैंड अ क्लॉक सेकंड वाले की बोली हुई है ना उसने, तो सेकंड होंगे हमारे पास 3600, ठीक है, 3600 की अगर हम बात करें 2 1s 1800, तो पाई अपॉन में 1800, ऑप्शन नंबर ये है रेडियन पर सेकंड। जो एंगल होता है उसकी यूनिट है रेडियन और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड क्या आ गया यहाँ पे राइट आंसर। क्योंकि सेकंड हैंड क्लॉक नॉट मिनट हैंड, मतलब जो सेकंड हैंड जो हमारी है ना सेकंड वाली जो घड़ी है उसकी पूछा हुआ है उसने, ठीक है। तो हमारे पास एंगल तो पूरा 2 पाई आएगा, नीचे जो सेकंड होते हैं वो कितने होते हैं 1 घंटे में 3600, इसीलिए फिर कैंसिल करके पाई अपॉन में 1800 आ गया। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ, तो अगर हम इम्पल्स की बात करें ना तो इम्पल्स हमारे पास होती है फोर्स इनटू में टाइम, ठीक है। और अगर आपको पता हो, अगर हम बात करें अपने फोर्स की, फोर्स क्या होती है मास इनटू में एक्सेलेरेशन इनटू में टाइम। अब अगर मैं एक्सेलेरेशन को ऐसे लिख दूं वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और यहाँ पे पहले से ही टाइम है तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, क्या बचा ये मास इनटू में वेलोसिटी। तो अगर आपको फॉर्मूला का आइडिया है कि मास इनटू में वेलोसिटी, तो मास इनटू में वेलोसिटी हमारे पास लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है, इसके साथ इसकी यूनिट क्या होंगी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास ऑफ ए 5 kg इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ ए 1 न्यूटन, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ मच इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास इन 10 सेकेंड। देखो हमें क्या दे रखा है, एम दे रखा है कितना 5 kg और हमें फोर्स दे रखी है कितनी 1 न्यूटन। यहाँ से हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं कैसे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू में एक्सेलेरेशन। तो मास दे रखा है उसने हमें 5 और ये कितना दे रखा है हमें 1 5 ए, यहाँ से ए क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 5, अगर सॉल्व करना चाहें तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ गई। हमें निकालना क्या है, एस निकालना है। तो अगर आपको एस का फॉर्मूला पता हो, एस का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2AS, एक्सेलेरेशन है, ओके। उसके बाद टाइम है हमारे पास, वी नहीं है हमारे पास, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएं। यू रेस्ट पर से चल रहा है तो यू हमारा हो गया 0, तो ये टर्म होगी 0, हाफ ए कितना आया था हमारे पास 0.2 और टी स्क्वायर 10 दे रखा है 10, तो 10 इंटू में 10 100, 2 1 0 में 1, 10 10 100 होगा इंटू में 0.1, तो सॉल्व करेंगे 10 मीटर ऐसे,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर आ गया यहाँ पे 10 मीटर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं मोशन की, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस में, अगर हम बात करें एम एल टी माइनस में 2, नीचे भी आ गया हमारे पास डिस्टेंस है, नहीं डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एल, तो एल से एल कैंसिल हो गया, क्या बचा एम 1 ही रहेगा, एल 0 हो गया, टी माइनस में 2, एम एल 0 टी माइनस में 2। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, सरफेस टेंशन के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है कि जो हमारी रेन ड्रॉप्स होती है ना, रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल इन शेप होती है, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, वो किसकी वजह से होती है? तो इसी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच हैज अ ग्रेटर मोमेंटम। ठीक है, तो अगर आपको पता हो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m, तो वो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है हमारे पास। ठीक है, हमें बताना है किसका, अगर हम यहाँ से मोमेंटम निकालें, मोमेंटम ऐसे आएगा ना, ये काइनेटिक एनर्जी इंटू में 2m, तो मोमेंटम तो दोनों का सेम है। रही बात मास की, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो किसका, हैवी बॉडी का मास ज़्यादा होगा ना, तो हैवी बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन पुल्स आउट अ बकेट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप। तो रोप से बकेट खींच रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ ही खींचेगा वो बकेट। और द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी हमारे नीचे की तरफ लगती है, बकेट जा रही है ऊपर की तरफ, एंगल कितना आ गया 180। तो हमें बताना है वर्क डन, वर्क डन होता है एफ डी कोस थीटा, थीटा आ गया 180, तो कोस 180 माइनस, तो वर्क डन कैसा आएगा हमारा नेगेटिव वर्क डन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, एस के वेलोसिटी। तो द एस के वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटल एंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी आर रिलेटेड टू। अगर हम बात करें ना एस के ऊपर, देखो ये हमारी अर्थ सरफेस है, तो एस के वेलोसिटी का मतलब है कि अर्थ सरफेस से बाहर चले जाना। ठीक है, मतलब एस्केप कर चुकी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी है कि अर्थ के ऑर्बिट में ही किसी चीज का घूमना। तो अगर हम बात करें कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर हमें एस्केप करना है अर्थ सरफेस तो हमें ज्यादा वैल्यू चाहिए, विच मीन कि एस के वेलोसिटी ज्यादा होगी, इतनी मर्जी ज्यादा हो पर इससे ज्यादा होगी ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे √2 आएगा, तो ये रिलेशन बनेगा VE इज इक्वल टू √2 VO। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एट 4 डिग्रीज गिवन मास ऑफ वाटर हैज मैक्सिमम। तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये भी बहुत बार हमने क्वेश्चन कर लिया है कि 4 डिग्री सेल्सियस जो मास होता है उसमें जो वाटर है उसके, अगर हम बात करें किसकी अपनी किस चीज़ की, कौन सी जो टर्म है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोलर एनर्जी इज ड्यू टू। तो जो हमारे पास सोलर एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, न्यूक्लियर फिजन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। सो ये होती है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन की, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द स्पीड ऑफ ए कार बिकम्स 3 टाइम्स एंड द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो जब हमने फोर्थ चैप्टर करा था ना, वहाँ पे मैंने रिलेशन बताया था, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पी स्क्वायर अपॉन में 2m है। ठीक है, पी स्क्वायर, अच्छा ठीक है, मोमेंटम के साथ नहीं, सिंपल उसने काइनेटिक एनर्जी को बताया है स्पीड के साथ, तो वो तो हाफ mv² होती है। तो अगर स्पीड क्या हो जाए 3 टाइम बोला है ना, हाँ, तो हाफ m 3 टाइम, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9v², तो 9 टाइम हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट कहाँ से आता है हमारे पास, हुक्स लॉ से। F इज इक्वल टू में जो kx होता है ये होता है हमारा फोर्स कांस्टेंट। तो k यहाँ से क्या आ गया F अपॉन में x, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, और x नीचे है तो ऊपर जाके इनवर्स, न्यूटन मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी हमारे पास फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम मैथ्स का करेंगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज डिक्रीज इट विल, मतलब अगर हम लेंथ को, पेंडुलम की लेंथ को क्या कर दे इंक्रीज, तो जो उसकी
मतलब वो कैसे चलेगा, फास्ट चलेगा, स्लो चलेगा, कैसे चलेगा, ठीक है। सो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो जो हमारे पास फॉर्मूला है ना वो ये होता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट LG ऐसे करके, मतलब टाइम पीरियड का लेंथ के साथ क्या है, टाइम पीरियड का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हम लेंथ कम करेंगे ना तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड कम, तो उस कम पीरियड में अब वो ज़्यादा फास्ट करेगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो वही है, उसको उतने ही ज़्यादा करने हैं। अब पहले उसके पास 10 मिनट्स थे, मान लो कि टाइम पीरियड 10 मिनट्स था, तो उसमें उसको कितने रेवोल्यूशन लेने थे, उसको लेने थे मान लो 20 रेवोल्यूशन। अब मान लो टाइम रह गया उसके पास 8 मिनट, तो 8 मिनट में ही उसको 20, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो सेम रहेगी ना, फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज करेगी हमारे पास। तो अब क्या होगा, वो उसको फास्ट मूव करना पड़ेगा। तो अगर लेंथ जो है वो कम होती है हमारे पास, तो जो हमारी क्लॉक है या कुछ भी है, जो पेंडुलम है, वो मूव फास्ट करता है, गो फास्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी ऐसे रीजनिंग के विंटर में जो है पेंडुलम वो फास्ट मूव क्यों करता है, क्योंकि लेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाती है पेंडुलम की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। तो यहाँ तक थे तो आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम अपना मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ, ओके, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, दोनों साइड एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10, इस तरफ चला जाएगा 5x, माइनस में 2 आ जाएगा, और इस तरफ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 4x, प्लस में 3 आ जाएगा। तो ये कैसे सॉल्व कर रही है, तो एलसीएम वाले चैप्टर मैंने फ्रैक्शंस को सॉल्व करना पूरा डिटेल में सिखाया हुआ है, आप विजिट कीजिएगा चैनल पे। एचपी पुलिस एग्जाम, एचपी जेबीटी, एचपी टेट नॉन मेडिकल, सबकी जो सीरीज है वो कॉमन बनाई है मैंने, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारा एलसीएम कुछ कट होता है ना तो कट कर देते हैं। तो ये कौन से टेबल पे, 2 के टेबल पे, ये 6 पे, ये 5 पे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको 6 को 5 से करेंगे 30x आ जाएगा, माइनस में 6 2 द 12 आ जाएगा, 5 4 द 20x आ जाएगा, प्लस में 5 3 द 15, एक्स एक्स इस तरफ कर लेते हैं प्लस का, इस तरफ माइनस का, तो 30 माइनस 20 आ जाएगा 10x इज इक्वल टू में ये 15 है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 27। तो x निकालेंगे, x क्या आ जाएगा 27 अपॉन में 10। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो पेंटागन रेगुलर है, मतलब उसकी हर एक साइड इक्वल है। तो अगर हमारे पास साइड इक्वल हो तो हमें पेरीमीटर दे रखा है कितना 100। तो अगर हमें हर एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है तो जितनी भी साइड्स होती है उससे डिवाइड कर दो, तो 5 1 20, तो 20 सेंटीमीटर क्या होगी हर एक उसकी हमारे पास साइड की मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला बताया हुआ है कि ये a है, ए रेस्ट पावर m अपॉन में ए रेस्ट पावर n, तो किसके इक्वल होगा, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है माइनस। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ स्पीड रिमेन सेम तो हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स। ओके, तो हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर में है ना आंसर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, ये 14,000 हो जाएगा। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 25 इंटू में सेकंड आ जाए, तो 60 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, अभी 25 के टेबल से कैंसिल होगा ये। अगर हम देखें 1400 को कि ये 25 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, या ये 25 से कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, 25 वंस द, और यहाँ पे ऊपर 56 पे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो बचता क्या है 6 अपॉन में 56, इसको भी हम अपना 2 के टेबल से कैंसिल कर दें, ये 3 पे और ये 28 पे। तो हमारे पास स्पीड क्या आई है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, स्पीड आई है 28 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड आई है, ठीक है। तो अब वो बोलता है कि अगर उसको 5 घंटे ट्रैवल करना है, तो 5 घंटे ट्रैवल करना है, स्पीड ये है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर डिस्टेंस का निकालना है वो स्पीड इंटू में टाइम हो जाएगा। स्पीड है 28 अपॉन में 3, अभी आर दे रखा है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, तो सेकंड में करना पड़ेगा 3600 से होगा ये मल्टीप्लाई,
ठीक है। तो ये 3 1s 12 100s, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 12 और 5 तो हो जाएगा हमारे पास 60, यहाँ से 6000 और बचता है 28। तो अगर हम 28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168, पीछे में आ जाएगा 1000। तो किलोमीटर में है तो ये मीटर में आया, तो तीनों ज़ीरो कैंसिल करके 168 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन का रोल था, बाकी तो फॉर्मूले सेम ही रहते हैं। द रेशो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर। तो जब भी हमें रेशो निकालनी होती है किन्हीं भी नंबर्स की, तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ये मीटर में या किलोमीटर में है। तो क्या करें, अब हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा हमारे पास ऐसे। तो ये 1:2 में अगर हम बात करें ये आ जाएगा 2000। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन से पता चल जाएगा हमें। हाँ, है ऑप्शन में 1:2 में 2000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अनिल प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर with the white square tiles, each side of a tile is 10 सेंटीमीटर। ओके, कोई किचन है वो रेक्टेंगुलर शेप का, उसमें उसने टाइल्स लगवानी है ऐसे करके। ठीक है। तो इसकी दे रखी है 220 सेंटीमीटर और इसकी दे रखी है 180 सेंटीमीटर, और जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो वो बता रहा है कि बताओ इसमें कितनी हमारे पास टाइल लगेंगी। तो अगर हमारे पास दो डिफरेंट शेप को नंबर पूछा हो ना, तो उनके एरिया को डिवाइड कर दो। तो किचन है, किचन में हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर शेप की अगर हम बात करें एरिया लेंथ इंटू में ब्रेथ ही आ जाएगा। और हमारे पास स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई में साइड, तो 10 मल्टीप्लाई में 10, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 18 टू जो 36, 3 कैरी, 18 टू 36 39, 396। तो इतनी टाइल लगेंगी हमारे पास किचन में। ठीक है। नेक्स्ट है राइट द फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2.34। ओके, तो ये ऐसे आ जाएगा 234 अपॉन में 100, ऐसे 100 2 पे जाएगा ये, तो 100 यहाँ पे, क्वोशेंट यहाँ पे आता है, कितना बचा रिमाइंडर ऊपर 34। इसको हम कट भी कर सकते हैं, 2 ये 17 पे कट हो जाएगा, 50 पे। देखिए ऑप्शन में है ये, यस ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 217 अपॉन में 50 करके मिक्स्ड फ्रैक्शन का। नाउ द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। देखो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है अप्रोच, देखो बहुत सारे मेथड है। इसमें क्या करोगे, जब भी आपके पास दो क्वांटिटीज दे रखी है, देखो क्या दे रखी है, नंबर ऑफ बुक्स दे रखी है और वेट दे रखा है हमें। पहले नंबर ऑफ बुक्स कितनी दे रखी है 72 और वेट कितना दे रखा है 90। अब उसने बोला है कि बुक्स 40 है, तो बताओ ये कितना होगा, इसको x मान लो कि उसका वेट कितना होगा। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि देखो ये 40 बुक्स है, तो उसका वेट, जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी उतना ज़्यादा वेट होगा। मतलब अगर हम बुक्स को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो वेट भी इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है कि एक चीज़ को इंक्रीज करा दूसरी भी इंक्रीज करेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन में ना हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है, जैसे इसको x मान लो, या इसको x मान लो, इसको y मान लो, या इसको y रहने देते हैं। तो x अपॉन में y ना हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो x कितना है 72 और ये आ गया 9, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 8, यानी कि k की वैल्यू 8 आ गई है। अब ये जो x अपॉन y करा ना, तो अगर ये रिलेशन डायरेक्ट है तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा ये। तो ये क्या आएगा 40 अपॉन में y, तो ये 8 आ जाएगा, y उस तरफ चला जाएगा, ये हमें निकालना है। तो ये 40 अपॉन में 5 करके हमारे पास 8 kg राइट आंसर होगा यहाँ पे। एक मिनट 40 अपॉन में 8 आएगा हमारे पास, है ना, यहाँ पे y है ना, तो 8 1s 8 5 kg आएगा। ओके। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 अपॉन में 13, तो ये डिवाइड है, डिवाइड की बना दी हमने मल्टीप्लाई, 65 गया ऊपर और माइनस का 4 नीचे, 13 1s 13 5s 3 5s 9, नहीं सॉरी 3 5s 15 अपॉन में 4 माइनस का 15 अपॉन में 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये फ्रैक्शन में हमने सारी चीजें सीखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमीस्फेरिकल बॉल हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कंटेन। तो हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, हेमीस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होती है। तो ये आ गया 2/3
अब पाई हमारे पास होता है 22/7, 22/7, ये है 3.5, 3 टाइम आएगा ये 3.5, 3.5, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7 1s 0.7, सॉरी 0.5। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 0.5 मल्टीप्लाई कर लेना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ कॉर्न इज, तो कॉर्न की वॉल्यूम क्या होती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, ये हमने बहुत बार कर लिया क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी डज नॉट होल्ड, इसमें से कौन सी आइडेंटिटी ये होल्ड नहीं करेगा। रूट ए बी, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, सही है। ये डिवाइड में दे रखे हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, सही है। रूट ए प्लस में बी, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, पर ये तो रूट ए है तो रूट ए का स्क्वायर क्या होगा ए बी, ये भी सही है। ये यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो यहाँ तो ए का स्क्वायर होना चाहिए था और बी सिंपल आना चाहिए था, तो जो ये आइडेंटिटी है ये गलत है। डज नॉट होल्ड पूछा हुआ है ना, तो ये आइडेंटिटी गलत है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस, तो ये पावर्स दे रखी है 7 पावर 1/5 और 7 पावर 1/3, तो बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी माइनस, तो इसको भी सॉल्व करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 को 2/5 से करेंगे तो 2/5, तो किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 5/2, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। देखो ये ना कोई भी पॉलीगन होगी, अब जैसे ये हम मान लें ऐसे कोई पॉलीगन है, तो उसका ये इंटीरियर एंगल हमें 65 दे रखा है, तो जो ये फॉर्मूला है ना 360 अपॉन में थीटा, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल अब 180 में से माइनस करके आएगा, तो 180 अपॉन माइनस में 165, 5 यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 6 15, तो डिवाइड में 15 आएगा, ये डिवाइड में क्या आएगा 15, तो जब इसको 15 से कट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 24 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ मान किया थी, तो ऐसी है ये पैरेललोग्राम है, ये हमें 50 दे रखा है, ये चीजें Z बाहर है हमारा, ये C यहाँ, ये फाइंड करना है हमें XYZ। तो अगर आपको पता होगा जब मैंने पैरेललोग्राम वगैरह कराया था वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी डिस्कस करवाई थी, तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री, तो इनका सम 180 के इक्वल आना चाहिए, तो अगर ये 150 है तो एक्स आ गया हमारे पास 130, तो ऑप्शन नंबर ए की है बी। अगर ये 130 है तो वाई भी क्या होगा ये 130, तो ये भी 130 आ गया और ये भी 130 है हमारे पास, क्योंकि अगर ये 50 है ना अंदर वाला 50 है तो बाहर 130, तो तीनों ही 130 के इक्वल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन इज 6r, मतलब हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बताने हैं, अगर एक ट्रिपलेट 6 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट 2m m² -1 m² +1, ऐसे हम सॉल्व करते हैं, तो हमें एक ट्रिपलेट दे रखा है यहाँ से 6, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस में 1 क्या आ गया 8, 9 प्लस में 1 क्या आ गया 10, 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे पास तीनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, बाकी आपको सजेस्ट करूँगी मैं कि आप पहले जो मैंने PDF अपलोड करा है चैनल पे उस पर विज़िट कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर जाके इस वीडियो सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।